गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। आज का हमारा टॉपिक है फिजियोलॉजी ऑफ एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन के बारे में जितनी भी फिजियोलॉजी संबंधित अपना चैप्टर है, टॉपिक है, उसके बारे में हम बात करेंगे। व्हाट इज एक्सक्रीशन? एक्सक्रीशन एक प्रोसेस है जो कि कोशिकाओं से वेस्ट रिमूव करती है, बाहर निकालती है। ये एक्सक्रीशन की जो टर्म है, ये स्पेसिफिकली सेलुलर एक्टिविटी से जो वेस्ट बनते हैं उनको बाहर निकालने की बात करती है। ये अनडाइजेस्टेड फूड मटेरियल को बाहर निकालने की प्रक्रिया एक्सक्रीशन में नहीं आती है। जो मुख्य इम्पोर्टेंट वेस्ट प्रोडक्ट्स हैं वो हैं कार्बन डाइऑक्साइड, नाइट्रोजन कंपाउंड्स और विभिन्न प्रकार के सॉल्ट्स। कार्बन डाइऑक्साइड सेलुलर रेस्पिरेशन में बनती है। नाइट्रोजन कंपाउंड्स कौन कौन से होते हैं? अमोनिया, यूरिया, यूरिक एसिड। ये अमीनो एसिड्स या प्रोटीन के ब्रेकडाउन से बनते हैं। साल्ट्स जो है वो मेटाबॉलिज्म में बनते हैं। तो पहले आता है हमें अमोनिया एक्सक्रीट करने की आवश्यकता क्यों है। सभी ऑर्गेनिज्म जितने भी प्राणी हैं वो प्रोटीन डाइजेशन से उनमें अमोनिया बनता है। अमोनिया एक नाइट्रोजन युक्त अपशिष्ट पदार्थ या वेस्ट है जो कि टॉक्सिक होता है, जहरीला होता है, और ये बनते ही इसको बाहर निकालना आवश्यक है। अब कोई भी प्राणी अमोनिया को बाहर कैसे निकालता है, वो निर्भर करता है कि वो प्राणी या ऑर्गेनिज्म कहाँ रहता है। तो वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है नाइट्रोजन युक्त में पहला है अमोनिया। अमोनिया को निकालने के लिए कम ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अमोनिया एक हाईली टॉक्सिक पदार्थ है, तो इसको अमोनिया को सीधे शरीर से निकालने के लिए जलीय वातावरण की आवश्यकता होती है। इसका एग्जाम्पल है पैरामीशियम, प्रोटिस्टा और कुछ मछलियाँ। दूसरा आता है यूरिया। बहुत सारे लैंड एनिमल्स हैं जिसमें एम्फीबियंस, मैमल्स, ये टॉक्सिक अमोनिया को परिवर्तित कर देते हैं यूरिया में। ये यूरिया का निर्माण लीवर के अंदर होता है। इस निर्माण को कहते हैं ऑर्निथिन साइकिल, और ये यूरिया बाहर निकल जाती है। इसके लिए हमें यूरिया को निकालने के लिए जल की आवश्यकता भी पड़ती है। अमोनिया को निकालने के लिए 1000 ml जल चाहिए होता है। यूरिया को निकालने के लिए 500 ml जल चाहिए होता है, और इस प्रोसेस में एनर्जी भी लगती है। तीसरा नाइट्रोजन युक्त वेस्ट प्रोडक्ट है यूरिक एसिड। ये टॉक्सिक नहीं होता है क्योंकि ये इनसॉल्युबल होता है। ये लैंड एनिमल्स के लिए एक अडेप्टेशन है पानी को बचाने, क्योंकि लैंड के अंदर पानी की दिक्कत होती है, कमी होती है, इसलिए कंजर्व करने के लिए जो ऐसे एनिमल्स हैं, लैंड एनिमल्स, वो अमोनिया को यूरिक एसिड्स में कन्वर्ट करके उसको एक्सक्रीट करते हैं। इसमें 50 ml जल की आवश्यकता होती है। इसके एग्जांपल है इंसेक्ट्स, रेप्टाइल्स और बर्ड्स। अब एक्सक्रीटरी सिस्टम में कौन कौन से अपने अंग भाग लेते हैं। पहला है लंग्स। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर वेपर्स, ईथर, क्लोरोफॉर्म को एक्सक्रीट करता है। स्वेट ग्लैंड्स वाटर सॉल्ट्स को बाहर निकालता है। लीवर बाइल पिगमेंट्स। बाइल पिगमेंट्स क्या होते हैं? जो कि बाइल के पाए जाते हैं, बिलाइवर्डिन और बिलाइरूबिन,
और जो हेमोग्लोबिन का ब्रेकडाउन के प्रोडक्ट्स होते हैं। और नेक्स्ट जो अंग है वो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, वो क्या करता है, जल और साल्ट को बाहर निकालता है। मुख्य जो एक्सक्रीटरी अंग है वो है किडनी। लंग कार्बन डाइऑक्साइड और बाहर निकालते हैं। ये कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बनता कैसे है, सेलुलर रेस्पिरेशन से। दूसरा है लीवर। लीवर टॉक्सिक सब्सटेंसेस ब्लड से बाहर निकालता है। लीवर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। जितने भी टॉक्सिक सब्सटेंसेस हमारे शरीर में जाते हैं वो लीवर के द्वारा बाहर निकाल दिए जाते हैं। ये लीवर हेमोग्लोबिन जो कि आरबीसी में पाया जाता है, इसको बाइल पिगमेंट्स में परिवर्तित करता है। और ये बाइल पिगमेंट्स जो हैं मल के द्वारा बाहर आते हैं। ये नाइट्रोजनस वेस्ट का डिस्पोजल कैसे होता है, सबसे पहले अमीनो एसिड से डीएमिनेशन के द्वारा अमोनिया बनती है। अमोनिया से फिर यूरिया बनता है। यूरिया ब्लड के द्वारा किडनीज में ले जाया जाता है। स्किन फेट ग्लैंड्स में पाए जाते हैं स्किन में, जो कि एक्सक्रीशन करते हैं सॉल्ट्स का, पसीने के रूप में हमने देखा ही है। अब यूरिनरी सिस्टम में आते हैं किडनीज, यूरेटर्स, यूरिनरी ब्लैडर और यूरिथ्रा। दो किडनीज पाई जाती हैं जो कि बीन शेप्ड होती हैं। इनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर होती है और ये डायाफ्राम के नीचे पाया जाता है पीछे की तरफ। किडनीज के 3 मुख्य कार्य होते हैं। सबसे पहले पहला मुख्य कार्य है एक्सक्रीशन, ये वेस्ट को बाहर निकालता है। दूसरा है रेगुलेशन, होम्योस्टेसिस। होम्योस्टेसिस का अर्थ है शरीर के अंदर जो ब्लड में, जब प्लाज्मा में जो जितने भी सॉल्ट्स हैं, फ्लूइड्स हैं, जल, इसमें जल, सोडियम, पोटाशियम, इनका बैलेंस रखता है। तीसरा कार्य है सिक्रीशन, ये रेनिन और इरिथ्रोपोइटिन का सिक्रीशन करता है। अब ये है किडनी की संरचना। किडनी के चारों तरफ एक कनेक्टिव टिश्यू का आवरण पाया जाता है जिसे कैप्सूल कहते हैं। किडनी को लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन जो कि हमारे सामने दिखाई दे रहा है, इसके अंदर 2 भाग होते हैं। बाहर की तरफ होता है कोर्टेक्स और अंदर की तरफ होता है मेडुला। मेडुला के अंदर पिरामिड्स पाए जाते हैं। इसमें हमें दिखाई दे रहे हैं 1, 2, 3, 4, 5, 6 पिरामिड्स। रैबिट के अंदर सिर्फ एक पिरामिड होता है। ह्यूमंस के अंदर ये इनकी संख्या 6 से लेकर 20 तक होती है। ये रीनल वेन जो कि ब्लड लेके अंदर आती है, और रीनल आर्टरी अंदर आती है ब्लड लेके, और रीनल वेन ब्लड लेके बाहर जाती है। ये रीनल वेन आर्टरी जो है ये आगे जाके कई शाखाओं में परिवर्तित हो जाती है। इन शाखाओं से बनते हैं फिर आर्कुएट आर्टरी। ये आर्कुएट आर्टरी फिर इंटरलोबुलर आर्टरीज में जाती हैं। इंटरलोबुलर आर्टरीज के बाद में इसकी आगे बहुत सारी शाखाएं बन जाती हैं। इसकी पर चर्चा करेंगे ये शाखाएं कहाँ जाती हैं। ये है एक पिरामिड। इस पिरामिड के अंदर हमें ये कोर्टेक्स है, ये मेडुला भाग। रीनल पिरामिड्स के अंदर जो इसकी फंक्शनल इकाई है नेफ्रॉन पाए जाते हैं। ये पिरामिड रीनल पेपिला के द्वारा बाहर की तरफ खुलता है। सारे पिरामिड्स रीनल पेपिला के द्वारा खुलते हैं और ये यहाँ पर एक गुहा होती है जिसे पेल्विस कहते हैं। इस पेल्विस में जितनी भी कलेक्टिंग डक्ट्स होती हैं वो खुलती हैं और ये पेल्विस से बनता है यूरेटर। किडनी के अंदर मुख्य संरचना जो है, किडनी माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको कहते हैं नेफ्रॉन्स।
एक नेफ्रॉन की जो लंबाई है 40 से 60 मिलीमीटर होती है। दोनों किडनी के अंदर 10 लाख या 1 मिलियन नेफ्रॉन पाए जाते हैं। अगर इन सभी नेफ्रॉन्स की लंबाई की बात करें तो ये 110 किलोमीटर बनती है। नेफ्रॉन के अंदर पहला भाग जो होता है वो होता है ग्लोमेरुलस और वोमेन्स कैप्सूल। वोमेन्स कैप्सूल जो कि इस नेफ्रॉन का ऊपरी सिरा है, इसको बंद भाग कहते हैं। नेफ्रॉन एक ट्यूबुलर नलिका की तरह होता है, जिसका एक सिरा बंद होता है, दूसरा सिरा यहाँ पर कलेक्टिंग डक्ट से जुड़ा हुआ रहता है। ये पेलुनम संरचना को कहते हैं ग्लोमेरुलस। इसके अंदर जो अपने बात कर रहे थे कि रीनल आर्टरी की आगे जाके शाखाएं बन जाती हैं, उसमें से एक शाखा सभी नेफ्रॉन के अंदर एफरेंट आर्टरियोल, ये इसकी शाखा जाती है और ये शाखा जाकर इस वोमेन कैप्सूल के अंदर एक कैपिलरी का गुच्छा बनाती है, जिसको कीची का गुच्छ या ग्लोमेरुलस कहते हैं। ये कैपिलरी जुड़ के बाद में इफरेंट आर्ट्रियोल में परिवर्तित हो जाती है। ये है पहला भाग इसका नेफ्रॉन का। ये जो रुधिर है इसके अंदर कैपिलरी बेड के अंदर आता है, कैपिलरीज में, ग्लोमेरुलस में, और यहाँ से ये फिल्टर होके आगे प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में चला जाता है। इस ब्लड को जाने के लिए 3 परतों को पार करना पड़ता है। पहला है इस कैपिलरीज की जो एंडोथेलियम है, जिसमें छिद्र पाए जाते हैं, जिनकी छिद्रों की जो चौड़ाई होती है वो 500 एंगस्ट्रॉम से 1000 एंगस्ट्रॉम तक होती है। इस बैरियर को प्रोटीन्स पार कर सकती हैं। दूसरी चीज़ आती है बीच में बेसमेंट मेम्ब्रेन, जो कि कोलेजन और ग्लाइकोप्रोटीन से बनी होती हैं। इस बैरियर को प्रोटीन्स पार नहीं कर पाती है, परंतु ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स को छोड़ के बाकी सारी चीज़ें बेसमेंट मेम्ब्रेन को पार कर सकती हैं। तीसरी जो बैरियर है वो है इसकी ग्लोमेरुलस की भित्ति, एपिथेलियम। इसकी संरचना विशेष प्रकार की होती है। इसमें विशेष प्रकार की कोशिकाएं पाई जाती हैं, जिसे पोडोसाइट्स कहते हैं। ये पोडोसाइट्स के मध्य छिद्र होते हैं, जिनका 50 से 60 एंगस्ट्रॉम की विड्थ होती है, चौड़ाई होती है, जिसमें से जो ब्लड के बाकी कंपोनेंट्स, ब्लड सेल्स और प्रोटीन्स को छोड़कर अंदर चले जाते हैं प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल में, जो कि नेक्स्ट पार्ट है इसका। ये प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल ये लंबा होता है, कॉइल्ड होता है। इसमें क्यूबोइडल एपिथेलियम होती है, माइक्रोबेलाई होते हैं, जिसके कारण इसको ब्रश बॉर्डर कहते हैं। ये इस डायग्राम में दिखाई दे रहा है आपको। जो नेफ्रॉन है 2 प्रकार के होते हैं। ये है कोर्टिकल नेफ्रॉन, इसका ज़्यादातर भाग कहाँ पाया जाता है? कोर्टेक्स के अंदर। दूसरा है जक्स्टा मेडुलरी नेफ्रॉन, इसका ज़्यादातर पार्ट ये लूप ऑफ एनले जो है ये पाया जा रहा है इसमें, मेडुला में। अब जो ग्लोमेरुलस से जो इफरेंट आर्टरियोल निकला था, ये नेफ्रॉन के नलिकाओं के चारों तरफ एक कैपिलरी का नेटवर्क बनाता है, जिसको कहते हैं पेरिट्यूबुलर कैपिलरीज। इस पेरिट्यूबुलर कैपिलरी से ही एक शाखा निकलती है, जो कि लूपो फैनले के चारों तरफ पाई जाती है। इसको वासा रेक्टा कहते हैं। प्रोक्सिमल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जुड़ा रहता है लूप ऑफ फैनले से।
लूप ऑफ हेनले का ये नीचे वाला भाग जा रहा है, इसको कहते हैं डिसेंडिंग लिम्ब। उसके बाद में इसका एक थिन लूप होता है जो कि बाद में चला जाता है, जुड़ता है इससे। असेंडिंग लिम्ब, लूप ऑफ हेनले का असेंडिंग ऊपरी भाग, ऊपर जाने वाला। डिसेंडिंग का मतलब नीचे जाने वाला। ये जो डिसेंडिंग असेंडिंग लिम्ब है, ये जुड़ जाता है किससे? डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल। इसके अंदर भी जो एपिथेलियम होती है वो क्यूबोइडल होती है, माइक्रोबलाई इसमें कम होते हैं। लूप ऑफ हेनले में स्क्वैमस एपिथेलियम पाई जाती है। एक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपेटाइटिस, ये स्पिंडल शेप्ड सेल्स होते हैं जो कि एफरेंट आर्ट्रियोल से जुड़े होते हैं। जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल है, ये ऊपर की तरफ जाके एफरेंट मतलब जो ग्लोमेरुलस से को में ब्लड लेके आ रहा है, उस स्थान पर ये डिस्टल कन्वोल्यूटेड ट्यूब्यूल जुड़ जाता है, जुड़ा हुआ रहता है। उस स्थान पर जो डिस्टल कन्वोल्यूटेड सेल्स ट्यूब्यूल है, इसके सेल्स की शेप जो है वो अलग प्रकार की हो जाती है, स्पिंडल शेप्ड। और इस एरिया को कहते हैं मैकुला डेंसा, मतलब क्राउडेड होता है कोशिकाएं। और इस स्थान को भी जक्स्ट्रा ग्लोमेरुलर एपरेटस भी कह देते हैं। इसके जो कार्य हैं वो है रेनिन का सिक्रीशन करना। रेनिन के सिक्रीशन से रीनल ब्लड फ्लो बढ़ जाता है। ये एरिथ्रोपोइटिन हार्मोन का भी स्रावन करती हैं, सिक्रीशन करती हैं। एरिथ्रोपोइटिन ब्लड सेल्स के मैच्योरेशन के लिए आवश्यक होता है। ये केमिकल फैक्टर का भी सिक्रीशन करती हैं जो कि एल्डोस्टेरोन हार्मोन, जो कि एड्रिनल कॉर्टेक्स से निकलता है, जिसके रेगुलेशन को रेगुलेट करता है, एल्डोस्टेरोन के सिक्रीशन। थैंक्स।